नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। आज आलोक अड्डा का एक खास एडिशन मान सकते हैं आप, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक प्रभु चावला जी और सत्यहिंदी.com के संपादक आशुतोष। प्रभु जी, आपका स्वागत है। और ज्यादा भूमिका बांधने की आवश्यकता है नहीं, देश देख रहा है कि 1 साल में क्या हुआ है। लेकिन आपने इतनी सरकारें देखी हैं, इतनी सरकारों का काम देखा है, इतनी पार्टियां देखी हैं कि आपको मेरा ख्याल है वो अभ्यास है कि टाइम फ्रेम में चीजों की एनालिसिस और अप्रेजल कैसे किया जाता है। इस सरकार का पहला साल कैसे देख रहे हैं? तो मैं अपना डेजिग्नेशन करेक्ट कर लूं, मैं एडिटोरियल डायरेक्टर हूं, प्रधान संपादक नहीं हूं। हाँ जी। दूसरी बात जो आपने कही है, मैंने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, 12 प्रधानमंत्री मैंने खुद कवर किए हैं, 7-8 के इंटरव्यू मैंने लिए हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी साहब के मैंने कई इंटरव्यू किए हैं, परंतु प्रधानमंत्री के बनने के बाद शायद उन्होंने मेरे को एक भी अवसर नहीं दिया। उसे उनके कोई कारण जानते होंगे, और उन्होंने मुलाकातें बहुत मेरे से की, इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने। बाकी हमारा कुछ दिया तो वो अपने कि इधर को इंटरव्यू नहीं दिया, इस खबर को कह सकता हूँ कि नहीं दिया, उनका हक है, पर मानने का हक मेरा है, प्राप्त नहीं हुआ। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये कि 1 साल या आपको 6 साल, इसको आप 6 साल के रूप में देखेंगे या आप 1 साल के रूप में देखेंगे। अब अमित शाह का आर्टिकल जो छपा है, उन्होंने 6 ईयर्स की बात की अपने आर्टिकल में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, 60 ईयर विच आर अनडन इन 6 ईयर्स। अब इसके पॉजिटिव लोग मजाक कर उड़ा रहे हैं कि 60 ईयर की जो पॉजिटिव का काम था वो अनडन कर दिया गया। दूसरा ये कि 60 ईयर का नेगेटिव, क्योंकि उनका आर्टिकल जो है वो 60,000 में जो नेगेटिविटी थी कांग्रेस के राज्य में, उसको हटाने के अंदर 6 साल के अंदर मोदी जी ने क्या। सवाल ये उठता है किसी भी नेता को, अगर प्रजातांत्रिक देश के अंदर बात करते हैं या डेमोक्रेसी के अंदर बात करते हैं, जब लोग चुनते हैं वो किसी नेता या पार्टी को किस देश पर चुनते हैं, तो उनका मैनिफेस्टो देखते हैं, घोषणा पत्र देखते हैं। घोषणा पत्र उन्होंने पहले भी 2014 में दिया था और 2019 में दिया। 2014 के घोषणा पत्र के माध्यम से उन्होंने जनता के कि हमने जो आपसे वायदे वो पूरे करके दिखाए, और जनता ने 2019 में तो बहुमत पहले से ज्यादा दिया। ये प्रजातांत्रिक तरीका, इससे आप सहमत हो या नहीं हो, परंतु प्रजातंत्र के अंदर जो जीते हुए सिकंदर, और इनको 306 सीटें खुद मिली और सब मिलाकर के 350 के मिले। हाँ सर, ज्वाइन करिए। इसलिए मेरा कहना ये है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया, मैं कहूंगा अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के प्रति वो पूरे लॉयल रहे। होता क्या है कि बाकी पार्टियां जो है अपने मैनिफेस्टो को भूल जाती हैं और आगे चलती हैं। काफी सारी घोषणाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, परंतु कोर उनका मुद्दा क्या है, भारतीय जनता पार्टी का या संघ परिवार का, संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, उनका मुद्दा क्या रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि राम मंदिर बनेगा, उसके बाद अडवाणी जी ने भी कहा था राम मंदिर, और एक पैराग्राफ उनके मैनिफेस्टो में, और जो स्पेशल कश्मीर की धारा है उसको खत्म करेंगे, ये भी उनकी घोषणा शुरू से जनसंघ के जमाने पर रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि आइडियोलॉजिकल जो उनका मैनिफेस्टो था, तो मोदी जी को 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए। उनका मूल जो वोट है जो कि कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, जब अडवाणी जी 2000 चुनाव में हारे थे तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि यू फॉरगॉट अवर कोर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मोदी ने उस कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को दिमाग में रख करके सबसे पहले बहुत 370 धारा बहुत मुश्किल लगता था, लोगों को लगता था ये हो ही सकती। आशुतोष भी शायद बात से सहमत है, मेरे को भी लगता था कि 370 कोई भी प्रधानमंत्री आकर के खत्म करेगा, ये इसकी आशंका उनके अपने लोगों को नहीं थी, बाकी कुछ नहीं। उनके मंत्री से बात होती है, कहते नहीं हो सकता, कहते रहे हो नहीं सकता, और 35 है तो वैसे नहीं हो सकता, और राम मंदिर तो कभी नहीं है, हो नहीं सकता, ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता। ये सब चीजें अगर मान के, जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इसका अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं ये 4 आइडियोलॉजिकल युक्ति दे रहा हूँ। जैसे ही शाह होम मिनिस्टर, हालांकि 370 को खत्म करने की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई राजनाथ जी के दफ्तर में हो गई, परंतु राजनाथ जी अपने तरीके से काम करते हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने उसको 70 दिन के अंदर ही पूरा कर दिया, आने के बाद 370 को 70 दिन में ही हटा दिया और कर्फ्यू लगा दिया वहां पर और इम्प्लीमेंट करा दिया। मुझे लगता था कि वहां पर कश्मीर में पूरा विद्रोह हो जाएगा, नहीं हुआ, और आज भी वहां पर
कर्फ्यू किस्म के लोग हैं, कई चीजें उनको वहां पर फैसिलिटी नहीं मिली हैं, 4G अभी तक रेस्टोर नहीं किया है, उनके राइट्स अभी सस्पेंड कर रखे हैं। तो मेरे को लगता है अगर आप आइडियोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री ने अपने 1 साल के अंदर तो बहुत कुछ कर दिया, पहले 5 साल में नहीं किया था। जितने आइडियोलॉजिकल तो ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है कि आप लोग कह सकते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो कर दिया जो होने की कल्पना नहीं की जा रही थी। और आइडियोलॉजी के धरातल पर देखें तो उन्होंने अपना 100% कमिटमेंट पूरा कर दिया है। CSDS के संजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अब आशुतोष मैं आपके पास चलना चाहता हूँ। प्रभु जी की जो टिप्पणी है इसकी रोशनी में अब आप वापस देखें, मैंने भी देखा प्रधानमंत्री की एक चिट्ठी सभी के नाम जारी हुई है, उसमें भी काफी चर्चा तो पिछले 5 सालों की है, और अगले इस 1 साल की जो चर्चा है उसमें दरअसल यही मुद्दे हैं। ये मुद्दे हम और आप कह सकते हैं कि ये रोजी रोटी रोजगार इंसान की जेब को नहीं छूते हैं, लेकिन ये सब उन लोगों के दिल को छूने वाले मुद्दे हैं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े अरमानों के साथ वोट दिया था, समर्थन दिया था। तो क्या ये 1 साल एक बहुत सफल 1 साल नहीं माना जाएगा? नहीं, देखिए आलोक जी, जो बात प्रभु जी कह रहे हैं राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। जहां तक अपनी विचारधारा की बात थी, उसके लिए जो काम करना था वो काम उन्होंने किया, इसमें कोई दो राय। बीजेपी और आरएसएस ने कभी ये नहीं छिपाया कि धारा 370 का पूर्ण बहुमत मिलेगा तो उसको नहीं हटाएंगे। उन्होंने कभी इस बात को नहीं छिपाया। उन्होंने कभी राम मंदिर नहीं बनाएंगे, उन्होंने कहा बहुमत होगा हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 3 ऐसे मुद्दे थे जो वो पहले दिन से लगातार उस पर कह रहे थे। आज उनके पास 303 सांसदों का बहुमत है, मोदी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व है, और लोकसभा के अंदर 350 के आसपास उनके अपने एनडीए के सांसद है। जाहिर सी बात है वो कोशिश करेंगे, उन्होंने करके दिखाया। दिक्कत कहां पे? दिक्कत ये है कि आज मोदी जी को पिछले 1 साल की नहीं बल्कि पिछले 6 साल की बात करनी पड़ रही। क्यों बात करनी पड़ रही? क्योंकि जब पिछले 1 साल का हिसाब मांगा जाएगा तो ये तो होगा कि ट्रिपल तलाक आपने कर दिया, आपने धारा 370 लगा दिया, आपने नागरिकता कानून लेकर आ गए और आपने तमाम चीजें की, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है उस पर क्या किया? अभी मार्च तिमाही के आंकड़े आए हैं, 3.2 का आंकड़ा है, और ये उस वक्त का आंकड़ा जिसमें सिर्फ 1 हफ्ता लॉकडाउन रहा है। यानी अर्थव्यवस्था के स्तर पर लोगों की रोजी रोटी के सवाल पे, कारखानों की उन्नति के सवाल पे, विकास के मुद्दे पर जिस पर आए उसमें वो बुरी तरीके से असफल रहे हैं। अकेले जो इस वक्त का आंकड़ा बताया जा रहा है, उन आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो आपको लोमहर्षक कर सकते हैं। आप चाहे बेरोजगारी का आंकड़ा, और ये मैं लॉकडाउन के पहले की बात कर रहा हूं, चाहे बेरोजगारी का आंकड़ा हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के गिरने का आंकड़ा हो, चाहे एक्सपोर्ट के गिरने का आंकड़ा हो, चाहे इंपोर्ट के गिरने का आंकड़ा हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के गिरने का आंकड़ा, इकोनॉमी का कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिसमें मोदी सरकार बुरी तरीके से असफल नहीं हुई है। तो यस, अपनी विचारधारा के एजेंडे को उन्होंने पूरा किया है जो उनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बाकी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर वो असफल ना रहे हो। जहां तक विदेश नीति का मैं आपको बता दूं, आज नेपाल आपका दोस्त नहीं है, चीन को आप गलबैया करते थे वो आपके हुआ है, पाकिस्तान आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। इसके अलावा 56-57 गल्फ कंट्रीज जो कभी भी हमेशा भारत के साथ रहे वो आपके खिलाफ है। अमेरिका के राष्ट्रपति आपको आंख दिखाते हैं और आप जो है आपको क्लोरोक्विन पर से बैन हटा के उनको सप्लाई करनी पड़ती है। तो ना तो बेचारा कामयाब है, ना आर्थिक स्तर पर कामयाब है, और इसी कारण उनको पिछले 6 साल का हिसाब देना पड़ता है। जी, तो ये 6 साल का हिसाब इसलिए देना पड़ रहा है, आप कह रहे हैं कि उन्हें इनके पास इस 1 साल में गिनाने को कुछ नहीं है। जबकि हमने जब प्रभु जी से बात की, उन्होंने बताया इस 1 साल में उन्होंने वो कर दिया है जिसके बारे में हर आदमी ये कहता था कि ये हाँ इच्छा तो बहुत है लेकिन हो नहीं पाएगा। सारी असंभव चीजें पूरी करके दिखा दी हैं। तो हो सकता है इसमें छोटी चीजों पर ध्यान न दे रहे हो, और क्या उनके वोटर को भी यही चाहिए जिसने उन्हें समर्थन दिया है? प्रश्न ये है। संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, ये भारत में सबसे बड़े मूड सर्वेज करते हैं, ओपिनियन पोल करते हैं। क्या संजय जी, आपका क्या असेसमेंट है, जो जमीन पर फील है, जो लोगों के विचार हैं वो क्या हैं? क्या लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं, या लोग थोड़े मायूस हैं, कहना नहीं चाहते हैं? नहीं आलोक जी, मुझे तो लगता है कि अगर जमीनी हकीकत को देखें, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं कई ऐसे लोग हैं जो हम कहते हैं कि सरकार के कामकाज के बारे में हमारी टिप्पणी जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं हो सकती हो, लेकिन अगर लोगों से बात करें, अगर जमीन पर लोगों से बात करें, तो जमीन पर तो लोगों में बहुत संतोष है। और अभी भी 6 साल कामकाज के बाद भी सरकार के बारे में जो संतोष, मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए
जो सबसे बड़ा एसेट, जो सबसे बड़ा उनकी जो पूंजी, वो है लोगों का भरोसा। और जिस तरह का भरोसा अभी भी लोग जनता जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई पड़ता है, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। तो मुझे ये सब चीजें जो अनीस बहुत सारे लोगों को पैदा करती है उनके कामकाज के बारे में, वो जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता। लोगों में अभी भी बहुत भरोसा है और सरकार के प्रति जो उनका विश्वास है वो बहुत गहरा दिखाई पड़ता है। अब देखिए, तमाम तरह के सर्वेज आए और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग, पॉपुलैरिटी रेटिंग बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ये मैं जानता हूं कि इस समय जब उन लोगों ने सर्वे किया होगा तो इनमें मजदूरों का स्वर भी रहा होगा, लेकिन अगर मजदूरों का स्वर ले भी लिया गया होता तो भी इनकी प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत हाई होती। ये जो मजदूर वर्ग जो इस समय बहुत तंगी में है, सड़कों पर हैं, बेहाल हैं, खाने को नहीं मिल रहा, लेकिन इनमें भी एक ऐसा बड़ा तबका है जो ये मानता है कि लेकिन हमारी जान बच गई है। और ये लगातार जो पूरे देश भर में आपने देखा होगा कि पूरी नैरेटिव हिंदुस्तान में कोरोना पीड़ितों की संख्या क्या रही, डेथ के डेटा क्या रहा, और बार बार इसका कंपैरिजन जो है विदेश, यूएस से, यूके से, फ्रांस से, स्पेन से किया जाता रहा। और इसकी वजह से लोगों को ये भरोसा हमेशा होता रहा कि हमारा देश फिर भी बहुत अच्छा कर रहा है, लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा। ये सब एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने में सरकार के लिए सहायक हुआ है कि हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है। और आम जनता इस बात को मानती है कि देश कोरोना के समय में भी बहुत अच्छा किया, इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्थिति हमारी खराब है लेकिन जान तो हमारी बच गई है। जी, तो ये जो बात आप कह रहे हैं संजय जी, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। क्या कंडीशनिंग हो गई है? आशुतोष, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप तो बहुत आपने अच्छे से उसमें पेंच निकाले कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, बेरोजगारी का आंकड़ा, सही बात है। अर्थव्यवस्था की स्थिति, जो जीडीपी का आंकड़ा आया है, ये कोरोना काल का सिर्फ एक हफ्ता इसमें शामिल है। सिर्फ एक हफ्ते का लॉकडाउन रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम 12 साल की सबसे खराब स्थिति पे पहुंच चुके थे। इसका अर्थ है कि जो अगले क्वार्टर का नंबर आएगा वो कितना खतरनाक होगा, कितना भयावह होगा, सोचा नहीं जा सकता है। लेकिन क्या वो भयावहता, क्या वो चिंता, क्या मनुष्य के मन में दिख रही है? खास तौर पे उस मध्य वर्ग के मन में जो रोज ये रोना भी रो रहा है कि हमको तो भाई सरकार ने कुछ नहीं दिया, ये सरकार मिडिल क्लास की तो सोच नहीं रही है। लेकिन क्या वो सरकार से नाराज है? और नहीं है तो क्या इस देश में ऐसी जनता तैयार हो गई है जो इस सरकार के लिए बनी है? नहीं आलोक, देखिए 3 चीजें हैं और इसको हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बात यह कि इस देश के अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में इस वक्त देश की सरकार है जिसकी वक्तृत्व कला और लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की जो क्षमता है वो अद्भुत है। महात्मा गांधी के बाद पहले ऐसे शख्स हैं जो सीधे लोगों के दिल में अपनी बातों को रख सकते हैं। अब वो जो कंटेंट देते हैं वो हमको आपको पसंद नहीं हो, एक अलग अलग सवाल है, लेकिन वो जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो जीनियस है उस मामले में, पहली चीज। दूसरी बात यह कि कितनी बड़ी मशीनरी इस वक्त उनके साथ है और मेन स्ट्रीम मीडिया और टेलीविजन इस वक्त उनके साथ है। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और तमाम चीजें हैं। एक ऐसी मशीनरी है जो लगातार लोगों को फीड करती रहती है और उनको एक खास तरीके का नैरेटिव, एक खास तरीके की बात समझाई जाती है तो लोगों को वो बात समझ में आती। तीसरी, इस देश के अंदर कभी भी इतना निकम्मा विपक्ष कभी नहीं आया था। इतने लोग सड़कों पर बेहोश हो गए, मर गए, पैदल चले। आप मुझे बता दो विपक्ष का कौन नेता खड़ा हुआ? प्रियंका गांधी थोड़ी खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, राहुल गांधी कभी कभी कुछ बातें करते हैं, सोनिया गांधी ने कुछ कोशिश की, लेकिन क्या अखिलेश यादव ने बात की, क्या मायावती ने बात की, क्या तेजस्वी यादव ने बात की? ये लोग कहाँ हैं? और ये सब अपने आप को बड़े नेता समझते हैं। तो विपक्ष की हीनता, नेतृत्व की जो अद्भुत वक्तृत्व कला और एक भयानक मशीनरी जो लगातार उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाती रहती है, तो लोगों तक जो ऑल्टरनेट नैरेटिव है वो पहुंच ही नहीं पाता। यही कारण है कि डिमोनेटाइजेशन करने के बाद 100 से ज्यादा लोग मर जाते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा सीटें लेकर आते हैं। और आज भी इकोनॉमी की हालत है, प्रवासी मजदूर मर रहे हैं, लोग तस्वीरों को देखकर दिल दहल जाता है, लेकिन मोदी जी देश को संभाल रहे। मुझे लगता है कि इससे खराब लॉकडाउन और कोरोना को हैंडल कोई आदमी नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंचती तो जाहिर सी बात है उनकी बात पहुंच रही है और मजबूती के साथ पहुंच रही है तो उसका तो असर होगा। ये जो आप कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं पहुंचती है और उनकी बात पहुंच रही है, अब मैं फिर प्रभु जी के पास चलूंगा। प्रभु, आप तो मीडिया के बारे में भी हम सबके गुरु ही हैं, तो ये बताएं कि क्या मीडिया मैनेज हो रहा है? क्या मीडिया अपने मन से ऐसा कर रहा है या मीडिया एक तरह का खिलौना बन गया है?
मीडिया के ऊपर हर तरह करते हैं। मैं पिछले 40 से लीडरशिप कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता नहीं कि मीडिया को कोई दबा सकता है करना नहीं चाहे या किसी प्रभाव में नहीं आना चाहे। जो आप मीडिया की बात उठा रहे हैं, मीडिया के लिए मीडिया खुद जिम्मेवार है। सरकार तभी दबा पाती है जब उनको लगता है कि कोई दबने वाला है। आज का जर्नलिज्म जो है वो एक्सेस जर्नलिज्म है, यानी कि किसको पहुंच है अधिकारियों तक, महामंत्रियों तक, प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक। इंफॉर्मेशन जर्नलिज्म नहीं है, न्यूज जर्नलिज्म आजकल नहीं है। तो अगर कहें कि उनको दबाया जा रहा है तो मेरे को लगता है मेरे किसी ने आज तक फोन करके कहा हो कि अपने एडिटर को कहिए या किसी को कहिए कि ये स्टोरी छप जाए, ये आर्टिकल छप जाए, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। उसके कारण हो सकता है मेरे से नहीं करने आते। मेरे को लगता है कि आजकल कॉम्पिटिटिव जर्नलिज्म में लोग कम्पीट कर रहे हैं कि हम कितना सत्ता को खुश कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी ममता बनर्जी की हो, चाहे नरेंद्र मोदी की हो। तो ये हम उनके ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे कि शुरू से देखा, अगर आप एक बार ना करेंगे सबके सब। अब प्रधानमंत्री का लेटर जो है सब किसी ने लेटर के रूप में छापा, किसी ने आर्टिकल के रूप में छापा। जो विज्ञापन होना चाहिए था वो आर्टिकल के रूप में छपा। उनका मर्जी है, नहीं हम विज्ञापन नहीं देंगे, अब हमारा लेटर छाप दिया, सबने छाप दिया। तो आप जो कह रहे हैं कि मीडिया, जो आशुतोष की बात के ऊपर बता रहा हूँ कि ऑप्शन है, यानी कि वन में कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री के बोलने का उनका सब्जेक्ट, उनका कंटेंट इतना भारी है ऑपोजिशन के ऊपर कि उनकी बातों के ऊपर लोगों को विश्वास है। ट्विटर है, फेसबुक है, वो हर मीडियम को यूज करना चाहते हैं, अपनी बात फैलाना चाहते हैं। प्रॉब्लम दूसरी है, मिडिल क्लास भी अनहैप्पी है। मैं जो आशुतोष की बात सहमत हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, या अभी लोगों को कुछ मजदूर मर गए। अब 50-60 लाख मजदूर जाएंगे तो 4, 5 या 10 या 100 बेचारे मर गए, वो बहुत देश के लिए वो भी अच्छी बात नहीं है, नहीं मरना चाहिए, एक आदमी भी नहीं मरना चाहिए। परंतु सवाल ये है, जैसे उन्होंने कहा कुमार साहब ने, कि लोग सोचते हैं कि हम बच गए। और सवाल ये उठता है कि मिडिल क्लास भी उतना प्रभावित नहीं, कब प्रभावित होता है? जब महंगाई बढ़ती है, जब एडमिशन नहीं होते, या शॉर्टेजेस होती है, या कोई लड़ाई हो रही हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। इस तरह की कोई भी घटनाएं देश भर में नहीं हो रही, कोई बड़ी करप्शन की घटना भी हमारे सामने नहीं आ रही। ये नहीं कि हो रही, मेरे पता नहीं, सामने नहीं आ रही है। तो इन मुद्दों पर देखें, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी सड़कों पर दिखाई नहीं देती, लोग शांत हैं। अभी जो बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, मैं देखता हूँ कि अगर बाकी कंट्री से कंपेयर करें, भारत की औसतन सिर्फ 10 लाख लोगों के ऊपर केवल 30 लोग प्रभावित हैं, जबकि इंग्लैंड के अंदर 600 लोग प्रभावित हैं। अगर 1,75,000 लोगों के केसेस हमारे सामने आए हैं, उससे बढ़ भी जाएंगे थोड़े दिन के अंदर। हमारे यहाँ लगभग 7,000 लोगों की मृत्यु हुई है। परसेंटेज हमारे यहाँ 4% है, बाकी कंट्रीज के अंदर 12%, अमेरिका के अंदर तो 20% है। तो अगर उसके अंदर इस तरह का आंकड़े जब बांटे जाते हैं तो लोगों को विश्वास लगता है कि हम बड़े सुखी हैं, हमारे यहाँ शांति है। कुछ लोगों के साथ जाती हुई है, कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट बढ़े हैं, कई जगह लिंच करके लोगों को मारा भी गया है, और कम्युनलाइजेशन हर चीज का हो रहा है, जो गलत है देश के लिए। परंतु मेरे को लगता है जो बुराइयां जो हैं वो अच्छाइयों के सामने है कि मोदी जी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत पावरफुल है। वो पॉजिटिव चीजों को उठा करके जो उनके प्रति नेगेटिव चीजें भी हैं वो अपोजिशन उठाने में असफल रही है, अपोजिशन का नुकसान जी। तो ये जो अपोजिशन वाली बात आपने भी कही, और ये संजय जी आप बताएं कि अपोजिशन का जो धर्म होता है, जनता के बारे में आपने कहा जनता इस बात से संतुष्ट है कि चलो हम बच तो गए, लेकिन क्या विपक्षी पार्टियां भी इसी से संतुष्ट हैं कि हम बचे हुए हैं? या उन्हें डर नहीं है कि उनके नीचे की जमीन खिसक गई है, उनका कोई आधार नहीं बचा है, 10 आदमी जुटा के खड़े होने की हैसियत नहीं रह गई है? और अगर कोई एक पार्टी का एक नेता खड़ा होता है, प्रियंका गांधी ने अभी जिक्र किया आशुतोष ने, वो 1000 बसों का आप उसको नाटक भी कह सकते हैं, और बहुत ड्रामा करते रहे पॉलिटिकल लोग। अगर वो ड्रामा भी किया, उस पर मायावती और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आ गई। उनकी प्रतिक्रिया सरकार के किसी काम पे नहीं आ रही है, उनकी प्रतिक्रिया विपक्ष के काम पर आ रही है। ये क्या दिखा रहा है? राजनीति के जो बाकी आयाम है इस भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगियों को छोड़कर बाकी पॉलिटिक्स हो रही है इस देश में, या सबने ब्रेक ले लिया है? देखिए, मैं आशुतोष की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। 2 चीजें हैं। ये तो जरूर है जो आशुतोष ने जिक्र किया, जिन नेताओं का जिक्र आपने भी किया, मायावती कहाँ है, अखिलेश यादव कहाँ है, और तमाम तरह के नेता। इस समय सरकार की अगर कोई नीतियां पसंद नहीं है तो आप जनता तक उनकी बात नहीं कह रहे, और बीच बीच में राहुल गांधी दिखाई पड़ते हैं, प्रियंका गांधी दिखाई पड़ते हैं, बट ये भी अपनी पूरी सिनेमा के रूप में दिखाई नहीं पड़ती, ये भी ट्रेलर के रूप में आते हैं, बस आते और ले जाते हैं।
10 दिनों में एक बार कहीं उनका जिक्र आएगा और उसके बाद गायब हो जाते हैं। निश्चित रूप से विपक्ष की का फेलियर जो है वो अभी रूलिंग पार्टी के स्टेचर को और उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में उनका भी हाथ है। अगर कोई ऐसी पॉलिसी, ऐसे प्रोग्राम हैं जिस पर क्रिटिकल हैं आप, और हमें लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर क्रिटिसिज्म की जरूरत है, तो विपक्ष को खुलकर सामने आना चाहिए और उन बातों का जिक्र करना चाहिए, जनता के सामने लाना चाहिए। लेकिन विपक्ष का जो तंत्र है, जो रूलिंग पार्टी के पास जिस तरह का तंत्र है, उससे दिक्कत ये हो रही है विपक्ष की पार्टियों को कि जो कहते हैं एक तरफ खाई। जैसे ही आपने अगर सरकार के लॉकडाउन के प्रक्रिया को क्रिटिसिज्म करने की कोशिश की, अगर विपक्ष ने किया, तो कहीं ना कहीं वो पूरा नैरेटिव एंटी नेशनल होना शुरू हो जाता है कि ये तो देश विरोधी है। देखिए, देश को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए सरकार ने, मोदी जी ने लॉकडाउन किया, अचानक लॉकडाउन किया, लंबा लॉकडाउन किया। ये तो सिर्फ देश की जनता को बचाने के लिए किया गया, लेकिन विपक्ष की पार्टियां इसको भी विरोध कर रही है। क्या ये जनता को मारना चाहते थे? ये जो नैरेटिव है उनके हाथ से स्लिप कर जाता है। अपोजिशन कभी कभी सड़क पर आने की कोशिश करते हैं, कभी कभी अपनी बात को जनता तक लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो अपनी बात जनता तक नहीं कह पाते, और वो जो कहते हैं उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है कि ये तो एक तरह से देश विरोधी करार। लेकिन संजय जी माफ कीजिएगा, मैं बहुत मुश्किल से बीच में रोकता हूँ, लेकिन ये बताइए, अपोजिशन के पास यही अपोजिशन है, यही अखिलेश यादव हैं, जिनके पास बड़ा शानदार कम्युनिकेशन स्किल था, उत्तर प्रदेश के युवा हृदय सम्राट थे। यही मायावती हैं जो सोशल इंजीनियरिंग करती थी। यही सोनिया गांधी हैं जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर ऐसा चमत्कार कर दिया था कि लग रहा था कि अब विपक्ष अगले 10 साल तक खड़ा नहीं हो पाएगा। अचानक इन सबका कम्युनिकेशन स्किल कहाँ गायब हो गया है? लोग कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ये उस समय की आप बात कर रहे हैं जिस समय आज के प्रधानमंत्री एक राज्य के चीफ मिनिस्टर थे। हर समय लोगों को लगता था कि ठीक है, वो एक पॉपुलर नेता है, बट वो सिर्फ गुजरात तक ही सीमित रहेंगे। उस समय इन नेताओं की तुलना, एक मोदी की तुलना मायावती से और बाकी लोगों की तुलना जो की जाती थी, तो सब अपने अपने राज्यों में लीडर थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी देश के नेता बनते हैं और जब उनके स्किल्स की तब तुलना इन लीडरों के साथ की जाने लगी, तो उनके स्किल्स अब कम छोटे दिखाई पड़ते हैं। और बार बार इस बात की तुलना होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जब जिस तरह से जिस शैली से लोग बात अपनी जनता तक कहते हैं, तुलना में एक तरह से एक जो ट्रस्ट का भी मामला है, मैं जो बार बार जो कह रहा हूँ, तो ट्रस्ट है मायावती के, अखिलेश यादव के लिए, आप राहुल गांधी के लिए कह दें, और तमाम तरह की विपक्ष की नीतियों के, विपक्ष के नेताओं के बारे में। यही प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा एसेट है। जनता इन पर भरोसा करती है। कभी अगर कोई ऐसी नीति हो जिसको जनता पसंद नहीं करती हो, तो भी लोग सोचते हैं बट इसमें उनका स्वार्थ नहीं है। लेकिन दूसरे नेताओं से जब तुलना की जाती है तो जनता ऐसा समझती है दूसरे नेता ज्यादा स्वार्थी है, वो जो कुछ भी करते हैं उनमें उनका अपना हित ज्यादा रहता है, देश का हित नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लोगों की धारणा, बिल्कुल आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी धारणा बहुत अलग है। वो सोचते हैं ये तो व्यक्ति देश के लिए ही काम करता है, भले ही कुछ भूल चूक हो जाए। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट इतना गहरा है विपक्ष के नेताओं के बीच में कि अगर वो अच्छा भी बोलते हैं तो वो कड़वा ही लगता है लोगों। जी, आशुतोष आप कुछ सिर हिला रहे हैं, मैं बात सुन के ऐसा लग रहा है कि आप सहमत नहीं है। नहीं, मैं पूरी तरीके से उनकी बात से सहमत हूँ। दरअसल मैं ये जो मोदी फिनोमेनन है ना, इसको बहुत ही दूसरे स्तर पर उठ के समझना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, ब्लंडर्स करने के बाद भी लोगों का भरोसा उनमें क्यों बना हुआ है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो हम विपक्षी नेताओं के बारे में अभी तक बात कर रहे थे, वो एक बड़े ही कोजी कंफर्ट इलाके में भारत की राजनीति चल रही थी। उस कोजी कंफर्ट में सोनिया गांधी थी, मनमोहन सिंह थे, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे, अखिलेश यादव थे, तमाम लोग थे। वहां पे एक दूसरे को क्रेडिट करने की कोई प्रयास होता था। हाँ, राजनीति होती थी, मुद्दों में बातचीत होती थी, लेकिन जब मिलते थे एक दूसरे से गले मिलते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे, एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें भी करते थे। अब लेकिन अगर अब जो मोदी के और अमित शाह के आने के बाद से जो राजनीति हुई है, वहां सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है, पहला पॉइंट, कुछ भी हो सत्ता में रहना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर मुझे उनके बारे में ये कहना है कि वो तो जब बारिश होती थी तो छाते लेके खड़े जाते थे बाथरूम के अंदर,
तो जो मनमोहन सिंह के बारे में यहाँ तक अगर कहा जाए चुनाव जीतने के लिए कि दिल्ली के अंदर पाकिस्तान के मणिशंकर अय्यर के घर में बैठकर जो है अहमद पटेल को प्रधानमंत्री बनाने की मुख्यमंत्री बनाने की साजिश हो रही थी या बात हो रही थी, तो ये ऐसी बात है जो कोई दूसरा नेता इस बारे में सोच भी नहीं। सर ये कौन सी बात है, ये तो बड़ी बकवास वाली बात है। लेकिन ये करते हैं और इस हद तक करते हैं, लोगों को विश्वास दिला देते हैं कि देखो ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो हम जो कर रहे हैं वो सही। तो एक तो ये बड़ा बुनियादी फर्क है। दूसरी बात क्या है कि 2014 के बाद से जो विपक्ष के हाथ में जो नेतृत्व है, राहुल गांधी ये चौथी पीढ़ी के नेता हैं, इनको तस्तरी मिला है। अखिलेश यादव को तस्तरी मिला है, तेजस्वी यादव को तस्तरी मिला है, उद्धव ठाकरे को तस्तरी मिला है, सुप्रिया सुले को तस्तरी में मिला है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, स्टालिन को तस्तरी में मिला है। इन्होंने कभी सड़क पर मुलायम सिंह यादव, लालू यादव की तरीके से ना तो लाठी खाई, ना डंडे खाए, ना ही जेल गए। इनको अपने घर के अंदर बैठ के अच्छा लगता है, मुख्यमंत्री मिल जाए तो शायद अच्छे मुख्यमंत्री भी साबित होंगे। लेकिन जब तक मुलायम, लालू, बाला साहब ठाकरे या करुणानिधि की तरीके से या कांशीराम की तरीके से आप सड़क पर उतर के लाठी, डंडे, धूल और धूप नहीं खाएंगे, तब तक आप राजनीति नहीं। मैं जितने लोग आज सड़क पर उतरे थे, अगर इनमें से कोई आदमी सरकार को क्रिटिसाइज करता हुआ लोगों के साथ, तब तक नहीं उठूंगा जब तक इनको जो है मैं आपको याद दिला दूं कि आंध्र प्रदेश, लेकिन अभी हुआ अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो सड़क पे बैठे जाके, उनको पुलिस उठा ले गई और वो अंदर हैं। तो सिर्फ सड़क पे उतरने से क्या हो रहा है? क्या हमारी पूरी व्यवस्था, हमारा पूरा विचार नहीं बदल गया है? क्या कोई नाम भी ले रहा है? सामान्य लोगों में अजय कुमार लल्लू का नाम लेने वाला बचा है कोई? आलोक एक बात मैं बताऊं आपसे, अजय कुमार लल्लू चाहते थे साथ कि हम जेल में चले जाए तो उनकी राजनीति समझ जाए। अजय कुमार लल्लू ये कहते कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और ये कहते चाहे मुझे तुम जेल अंदर ले जाओ चाहे जहां ले जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जैसे उस आदमी की तबीयत खराब होने लगती है वैसे सरकार की हालत खराब हो जाती है। कि आपको उस हद तक जाना जो उनका तरीका था कि मैं अगर किसी बात पर अगर मैं कन्विंस्ड हूं तो फिर मुझे उसके लिए कोई चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो महज जेल जाने का सवाल नहीं है। महात्मा गांधी जी से ज्यादा, अंग्रेजों से ज्यादा निर्दयी मोदी सरकार शायद नहीं होगी, लेकिन गांधी जी को पता था कि लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा और मौत भी हो सकती है। हमारे आज के नेता वहां तक जाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये अब संजय जी, इस वक्त हम बैठे तो थे कि मोदी सरकार के एक साल का असेसमेंट करें, उसका आकलन करें, लेकिन मुझे लगता है कि होने लगा कि विपक्ष के पिछले 6 साल का आकलन हो जाएगा और दरअसल विपक्ष की परफॉर्मेंस खराब से खराब होती जा रही है। ये बड़ी सच्चाई निकल के आ रही है, बजाय इसके कि हम मोदी सरकार का हिसाब लगाएं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? दोनों बातें हैं। मोदी सरकार का आकलन तो होना ही चाहिए। जिस तरह से तालियां और थालियां बज रही उसमें हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य, हमारा काम है कि उसका क्रिटिकल एनालिसिस हो, और कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम अपनी तीखी प्रक्रिया देनी चाहिए हमें, और हम देते रहे हैं। कई ऐसे काम हैं जिसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ सरकार की ही आलोचना होनी चाहिए, विपक्ष की भी आलोचना होनी चाहिए। और यही वजह है आलोक जी, पिछले 10-15 मिनट में हमने अपनी आलोचना विपक्ष पर भी शिफ्ट कर दिया। तो विपक्ष की भी आलोचना होनी चाहिए। जिस तरह से विपक्ष ने राजनीति की है वो बिल्कुल 2 महीने राजनीति होती है, उसके बाद 6-6 महीने 8-8 महीने हो जाते हैं, कहीं उनका आता पता नहीं होता। तो निश्चित रूप से सरकार का भी आकलन हो तो विपक्ष का भी आकलन हो, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए एक अच्छी सरकार की जरूरत है, तो एक अच्छे विपक्ष की भी जरूरत है। तो विपक्ष, जैसे मैंने पहले भी कहा, विपक्ष का फेलियर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की पॉपुलैरिटी को में ऐड करता है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो ये सरकार इतना पॉपुलर या प्रधानमंत्री इतने पॉपुलर नहीं दिखाई पड़ते जितने आज हैं, और उसमें विपक्ष का भी योगदान है। जी, प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बीच में उनका कनेक्शन कट गया है और वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं जुड़ने का, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहा है। और अब मेरे पास समय भी बहुत कम बचा है। जी, प्रभु जी जुड़ गए हैं, तो मैं चाहता हूं प्रभु जी कि एक आपका कंक्लूडिंग कमेंट छोटा सा, क्योंकि समय कम बचा है और बीच में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया आपका। लेकिन कुल मिला के क्या अब हमें आगे, हम 1 साल का असेसमेंट कर रहे हैं, इसी तरह 5 साल और उसके बाद अगले 5 साल का भी असेसमेंट होगा, ये दिख रहा है दीवार पे लिखा हुआ? बिल्कुल असेसमेंट होगा कि सबसे आर्थिक समस्या तो आप शुरू,
आर्थिक के साथ जो आशुतोष नेबर्स की बात कर रहे थे, वहाँ शांति रहती है कि नहीं रहती, ये भी देखने वाली बात है। अगर पाकिस्तान, चाइना और नेपाल के साथ जिस तरह के संबंध हैं वो खराब हो गए, उसमें झगड़ा हो गया, उसके परिणाम क्या होंगे, उसके पॉलिटिकल परिणाम उसके बाद क्या होंगे, वो सोचने की बात आपके ऊपर है। पहले जितनी बार भी संघर्ष हुए हैं या पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ है, ये पार्टी हमेशा जीतती रहती है। तो सवाल है कि अर्थव्यवस्था से लड़ाई कैसे करेंगे। ये -5% ग्रोथ होने वाली है। अगर बेकारी होती है, अर्थव्यवस्था होती नहीं है, पहुंचे वापस सड़क पर नहीं आते, रेस्टोरेंट नहीं खुलते, सब्जी की दुकानें नहीं लगती, तो अगर बेकारी बढ़ती है देश के अंदर तो अनरेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगले 5 साल के अंदर अर्थव्यवस्था किस तरह से चलेगी, उसके ऊपर मोदी जी की परफॉर्मेंस चलेगी, क्योंकि कोर इश्यू पूरे हो गए। अब कोर इश्यू तो खत्म हो गए थे, उसके ऊपर कुछ वोट पड़ने वाला, तो अगर वोट पड़ेगा तो झगड़ा हो गया तो उसको वोट पड़ेगा, नहीं तो प्रधानमंत्री को अब आर्थिक व्यवस्था के ऊपर डिलीवर करना है। अभी तक आर्थिक स्तर पर इनके पास अर्थशास्त्री नहीं है और नौकरशाही का जो कब्जा बढ़ता चला जा रहा है देश के अंदर, ये एक परसेप्शन होता है कि नौकरशाही यहाँ पर हावी है, लीडरशिप अभी तक भी एक्टिव नहीं है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है। अगर नौकरशाही के ऊपर कब्जा बढ़ता चला गया, देश की लो हो जाएगी, जिसकी वजह से पॉलिटिकल राजनीति है। अपोजिशन को पहले फायदा हुआ था कि जब अटल जी थे उनके मुकाबले में कोई नहीं था, तब भी गई थी। तो ये नहीं कि लोग कैसे वोट करेंगे, अगले 4 साल केवल अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कितने पैसे लोगों की जेब में जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। आशुतोष बोलना चाहते थे लेकिन अब वक्त नहीं बचा है। लेकिन मोदी जी के पत्र में एक श्लोक है, उसका जिक्र कर दूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, ये उन्होंने लिखा है कि अगर आप एक हाथ से काम करते रहें, अपना कर्तव्य निभाते रहें, तो दूसरे हाथ में आपके सफलता आना तय है। अब किसको कितना कर्तव्य निभाना है, देश कब तक कर्तव्य निभाता रहेगा, ये देखना है, और वो सफलता कब आएगी ये देखना है। यही मोदी जी की खासियत है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और समय खत्म हो गया इसलिए अब मैं इजाजत चाहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी भी बजा देंगे तो और अच्छा रहेगा। नया लाइव आने का, नया वीडियो आने की आपको खबर मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।